दोस्तों, एक लड़की अपने माता पिता के साथ मुंबई में रहा करती थी। वह एक दिन गांव घूमने आती है और गांव में जब अपने चाचा से मिलती है तो अपने चाचा से दिलो जान से प्यार कर बैठती है। जब इस बात को पता उसके माता पिता को चलता है तो वह अपनी बेटे को साथ में लेकर फिर से मुंबई चले जाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, लेकिन एक दिन वो अपनी माँ से छुप के ही फिर गांव वापस आ जाती है अपना चाचा के पास। जब चाचा और भतीजी का मिलन होता है तो दोस्तों उसके बाद जो होता है वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को बहुत हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह सच्ची घटना है बनारस की। बनारस में एक छोटा सा परिवार रहता है। उस परिवार में दो भाई होते हैं। उनकी केवल माँ जिंदा थी, बाप का देहांत हो चुका था। बड़े भाई का नाम मदन होता है और छोटे भाई का नाम मोहन होता है। अभी दोनों की शादी नहीं हुई थी। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए बड़ा भाई कहता है मोहन से कि मोहन तुम घर पर रहो और माँ की देखभाल करना, मैं मुंबई जा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। वह राजगीर का काम सीखा हुआ था तो वह मुंबई चला जाता है पैसे कमाने के लिए और वहाँ पर जाकर वह काम करने लगता है। उसका कारोबार बहुत अच्छा चलता है। धीरे धीरे वह छोटे मोटे ठेका लेना शुरू कर देता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है जिसका नाम सुंदरी होता है। सुंदरी से वह दिलो जान से प्यार करने लगा था। सुंदरी थी उसे दिलो जान से प्यार करने लगी थी। इस बात में सुंदरी घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी, तो दोनों की शादी कर दी जाती है। दोनों शादी करने के बाद वैवाहिक जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। मदन जब तक शादी नहीं किया था तब तक वह गांव आया करता था और अपने भाई और अपनी मां की देख रेख हमेशा किया करता था, पैसे भी भेजा करता था। लेकिन जब उसने शादी कर ली तो उसकी जो पत्नी होती है वह बहुत ही अजीब किस्म की होती है। वह अपने पति को एकदम कंट्रोल में रखा करती थी। उसे यहाँ तक कि गांव भी नहीं आने दिया करती थी और हमेशा जो उसे डांट फटकार लगाया करती थी। दोस्तों, मदन को एक दिन खबर मिलती है कि उसके छोटे भाई की शादी होने वाली है। तब जाकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि सुनती हो, मेरे भाई की शादी होने वाली है, मुझे गांव चलना है और तुम भी तैयार हो जाओ। इस पर सुंदरी कहती है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे भाई की शादी हो रही है, तुम चले जाओ, मैं क्या करूंगी वहां पे जाकर। मगर मदन अपनी पत्नी सुंदरी को समझाता है, मगर वह अपनी जिद पे अड़ी रहती है और कहती है, मुझे गांव नहीं जाना है, मुझे यहीं पर अच्छा लगता है। गांव जाकर क्या करूंगी, मुझे वहां पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारा भाई है, तुम चले जाओ। मदन हार कर आखिर वो गांव वापस आता है और अपने भाई की यहाँ पे बड़े धूमधाम से शादी करता है। शादी करने के बाद फिर जब मुंबई वापस जाने लगता है तब मोहन कहता है कि भैया आप तो जाते हैं तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं और कभी कभार हम लोगों को भी हमारा भी ध्यान रखिएगा, हमसे भी मिलजुल लिया करिए। माँ है, माँ से भी मिल लिया करिए, माँ को बहुत चिंता रहती है आपकी। तो मदन कहता है, भाई बिल्कुल मैं ज़रूर फ़ोन करूँगा, ज़रूर बातचीत करूँगा, मैं ज़रूर मिलने आया करूँगा। यह कहकर मदन अपने भाई से विदाई लेता है और फिर मुंबई वापस चला जाता है। मुंबई जाने के बाद फिर वही हाल शुरू हो जाता है। वह अपने भाई से बातचीत नहीं कर पाता, गांव में भी नहीं रह पाता, क्योंकि जब भी वह गांव जाने की सोचता था तो उसकी पत्नी हमेशा उसे फटकार लगा दिया करती थी कि गांव बार बार जाने की क्या जिद लगा के बैठे हो, गांव में क्या रखा है, यहाँ पर रहोगे तो पैसे कमाते रहोगे। मदन जो है मजबूर हो जाता है और वह अपनी पत्नी की बात मान लेता है। इसी दौरान उसे एक बच्ची पैदा होती है जिसका नाम सालू होता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, लगभग 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल के बाद जो सालू थी वह करीब 10 साल की हो जाती है। तभी पता चलता है, गांव से खबर आती है कि माँ का देहांत हो चुका है। मदन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी पत्नी से कहता है कि
अब तो हम लोगों को कम से कम गांव चलना ही चाहिए, क्योंकि वहां पर माँ का देहांत हो चुका है और मेरी माँ के सिवा ही था कौन। वहां पे पिताजी तो हमारे पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। इस पर जो सुंदरी होती है वह तुरंत कहती है, हाँ बिल्कुल हम लोगों को चलना ही चाहिए। मगर मदन समझ जाता है कि आखिरकार यह क्यों कह रही है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। फिर वह कहती है कि हम लोगों को चलेंगे और वहाँ पर जो भी ज़मीन वगैरह है, दोस्तों वहाँ पर 2 बीघा ज़मीन था, तो कहती है कि चलो वहाँ पर 2 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा तुम्हारा हिस्सा होगा और 1 बीघा तुम्हारे भाई का होगा। तो तुम अपनी ज़मीन वहाँ पर चल के बेच लेना, या फिर जो अपने भाई से कह देना, वही पैसा देकर फिर उसे वहीं ले लेगा। इस पर मदन कहता है कि अरे तुम बेकार की बात करती हो, हम लोगों को यहाँ पर अच्छा कारोबार है, यहाँ पर हमने एक छोटा सा घर बना लिया है और इसकी कीमत उससे कहीं ज़्यादा है। हम लोग गांव पे जाएंगे, 2 बीघा ज़मीन है, उसी से मेरा भाई कमाता खाता है, उसके भी 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 लड़का है, उसी से किसी तरीके से वह गुजारा करता है। और तुम चाहती हो कि मैं जाऊं तो उससे भी हिस्सा लेकर वहां से भी चला आऊं, ताकि किसी तरीके से कमा खा रहा है और वह भी वह ना कर पाए। इस पर जो सुंदरी होती है वह भड़क जाती है। वह कहती है तो इसका मतलब हम लोग अपना हिस्सा छोड़ देंगे, किसी को ऐसे ही जाने देंगे। अब यह बात वह अपने मायके पहुंचा देती है। जब मायके के लोग सुनते हैं, जो कि नज़दीक में ही था, इसका मायका तो वहाँ पे इसके मामा और मामी, पापा और उसके जो भाई नाते रिश्तेदार सभी लोग वहीं पर रहा करते थे। जब वह लोग सुनते हैं तो वह भी सुंदरी का सपोर्ट करते हैं और सुंदरी के पति जो मदन होता है उससे कहते हैं कि मेरी बेटी तो सही कह रही है, कोई अपना धन वैसे ही छोड़ देगा और तुम जो है जाके वहाँ पे हिस्सा बकरा लगा लो और जो भी हिस्सा तुम्हारा होगा वो मन करेगा तू अपने भाई को दे देना, उससे पैसे ले लेना या किसी और के हाथ में बेच देना। अब मदन इन लोगों की बातों को सुनकर मजबूर हो जाता है और फिर कहता है कि चलो देखते हैं क्या होता है। वह अपनी पत्नी को साथ लेता है और फिर जो है गांव वापस आ जाता है। गांव आने के बाद देखता है उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। क्योंकि समय बीत चुका था तो सोचता है कि चलो कम से कम ही तक या जब तक क्रियाक्रम होगा तब तक हम रुके रहेंगे, उसके बाद हम लोग वहां से वापस आएंगे। साथ में वह लोग अपनी बेटी सालू को भी लेकर आते हैं। तो सालू जब गांव में आती है, उसे गांव का माहौल मिलता है तो वह बहुत खुश हो जाती है। गांव के बच्चों के साथ घूमना फिरना, बाग बगीचे पोखरा, इन सबों में दिन भर वह खेला करती थी। लेकिन जो उसकी माँ थी सुंदरी, उसे बार बार डांटा करती थी, फटकारा करती थी और दिन में कम से कम 2-3 बार नहलाया करती थी। वह कहती थी कि तुम गंदे बच्चों के साथ खेल रही हो और तुम कहीं बीमार हो जाओगी, इसलिए तुम उनके साथ खेलना जुलना थोड़ा कम करो। लेकिन सालू बच्चे थी, मानने वाली कहाँ थी। वह तो दिन भर बस खेलने में ही मस्त रहा करती थी और उसके साथ जो बच्चे थे वह भी उसके साथ ही ज़्यादा रह रहे होते हैं। क्योंकि यह मुंबई की भाषा खड़ी बोला करती थी तो उन बच्चों को बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वह बच्चे सालू के साथ ज़्यादा ही ज़्यादा समय बिताया करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता है और क्रियाक्रम भी हो जाता है। उसके बाद अब बात आती है हिस्से बकरे की। तो गांव के कुछ लोग होते हैं, कुछ रिश्तेदार लोग होते हैं। वह बड़े भाई मदन से कहता है कि यह बताओ, तुम्हारा मुंबई में कारोबार है, तुम्हारा वहां पर छोटा सा घर भी है जिसकी कीमत काफ़ी अच्छी है और तुम राजगीर मिस्त्री भी हो, वहां पे तुम्हें अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, तुम अपनी जीवन किसी तरीके से चला लोगे। लेकिन तुम्हारा भाई जो गांव पर है वो यहीं पर मेहनत मजदूरी करता है और इसी खेत से जो भी उगाता है उसी को बेचता है, उसी अनाज को खाता पीता है और किसी तरीके से बहुत मजबूरी वह अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं। अगर तुम वो हिस्सा 1 बीघा नहीं लोगे तो उसी में किसी तरीके से वह अपना गुजारा कर लेगा। यह बात जब सुंदरी सुनती है तो वह भड़क जाती है और कहती है कि ऐसे कैसे कोई छोड़ देगा। अगर आप लोगों को लेना है तो आप ही लोग ले लीजिए, पैसा मुझे दे दीजिए, या फिर इनको लेना है तो यही ले ले और मुझे पैसा दे दे। मुझे ज़मीन से क्या मतलब है,
मैं ज़मीन लेके मुंबई थोड़ी ना जाऊंगी। अब तो अपना हिस्सा चाहिए ही चाहिए। साथ ही उसका दिमाग यह भी होता है कि मेरी सासू माँ का देहांत हुआ है तो उसके कुछ जेवर भी होंगे, उस पर भी मेरा अधिकार होगा, उसका भी बंटवारा हो जाए। लेकिन पता यह चलता है कि उसके पास कोई ऐसा जेवर नहीं था जिसका कोई बंटवारा हो सके। जो मोहन होता है वह अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया आप चिंता मत करिए, मेरे पास जो भी मेरी पत्नी का जेवर वगैरह है उन्हें बेचता हूँ, कुछ पैसे हमने इकट्ठा करके रखे हैं वह भी देता हूँ। और साथ ही साथ वह किसी से कर्जा लेता है और पूरे पैसे इकट्ठा करके उस ज़मीन की जो कीमत होती है वह मदन के हाथों पर रख देता है। मदन अपनी आंखों में आंसू लिए हुए हिलते कांपते हाथों से उस पैसे को थामता है। वह पैसा नहीं लेना चाहता था, लेकिन इतने देर में जो सुंदरी होती है, जो मदन की पत्नी होती है, वह पैसा बड़ी जल्दी से ले लेती है। इसके बाद कहती है कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, अब हम लोग अपने घर चलते हैं। मदन हिचकाते हुए कहता है कि चलो ठीक है चलते हैं। यहाँ पे जब मोहन होता है तो मोहन को बहुत नाराज़गी होती है। जो गांव घरों के लोग भी होते हैं उनको भी बहुत दुख होता है। मोहन अपने भाई मदन से कहता है कि भैया आपको आना होगा तो आइएगा, अपनी बेटी को साथ लेकर आइएगा, लेकिन इस भाभी जो मेरी हैं, जो आपकी पत्नी है, इनको कतई मत लाइएगा। इनका आज से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इनको वहीं पर छोड़कर आइएगा। आपका हमारा गहरा रिश्ता है, आप जब भी चाहे आ सकते हैं, मगर इनको मत लाइएगा। अब यह बात जो सुंदरी को होती है वह बहुत ही बुरी लगती है, लेकिन फिलहाल वहाँ पे वह कुछ भी नहीं कहती है। वह अपने पति और बच्ची के साथ फिर मुंबई वापस चली आती है। सालू नहीं आना चाहती थी, लेकिन बच्ची थी, उसके भविष्य का बात था, आगे क्या होगा उसे इतनी समझ नहीं थी। तो फिलहाल उसके माता पिता सालू को साथ में लेकर मुंबई आते हैं। मुंबई में आकर सालू पढ़ाई करती है। वह हमेशा मतलब अपने चाचा को और वह अपने चाचा के जो लड़कियां थी उसको और गांव के लोगों को हमेशा याद करके रोया करती थी। लेकिन जब जो वह इस बात को छेड़ती थी तो उसकी माँ जो सुंदरी होती है उसे डांट फटका कर हमेशा लगाया करती थी। जो सालू होती है वह आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करती है और उसने बीए बीएससी लोकेशन से कर ली और उसके बाद एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगी, जिसमें उसके करीब 40 से 45 हज़ार सैलरी होती है। अब दोस्तों यह सब करते हुए लगभग 15 साल का समय बीत जाता है। इस बीच में किसी से कोई संपर्क नहीं हो पाता है और अब जो सालू होती है वह करीब 25 साल की हो जाती है। अब वह कहती है कि माँ मैं अपने चाचा से मिलने के लिए जाऊंगी, अपने चचेरी बहनों से मिलने के लिए जाऊंगी। लेकिन इस बात को सुनकर जो सुंदरी होती है आज भी उसके मन में उसी तरीके का जहल घुला हुआ था। आज भी वह अपनी बेटी को फटका कर लगाती है, लेकिन सालू अब वो बड़ी हो चुकी थी, वह अपनी माँ की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती है और वह कहती है चाहे तुम जो कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अपने चाचा से मिलने के लिए जाऊंगी ही जाऊंगी। और वह फिलहाल ऑनलाइन टिकट बुक करती है, अपना टिकट निकालती है, अपने पिता मदन का टिकट निकालती है और दोनों लोग गांव वापस आते हैं। लेकिन उन लोगों को इस बीच में पता नहीं होता है कि जो 15 साल का समय बीतता है, इस समय में उनके भाई के साथ जो मोहन था उसके साथ आखिर क्या क्या हुआ। दोस्तों वह बनारस आकर पहुंचते हैं और फिर गांव में जब पहुंचते हैं अपने घर पर तो क्या देखते हैं कि वहां पे बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हुआ है। यह सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वहां कुछ लोग थे जो थोड़ी बहुत इनकी शक्ल, क्योंकि 15 साल समय बीत चुका था, तो कुछ लोग इनको पहचानते हैं तो कहते हैं कि अब आए हो इस समय पे, तुमको कैसे पता हो गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जब यह देखता है कि वहाँ पे उसके भाई और उसकी जो भाई की लड़कियाँ हैं वह इस अवस्था में हैं, कुछ विषैली दवाएं खाकर और इस हालत में हुई हैं कि अब दुनिया से जाएं, कि जब दुनिया से जाएं। सभी लोग इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जो मदन होता है वह तुरंत ही देखता है, तुरंत उसको अगनन हॉस्पिटल में ले जाता है और वहाँ पर डॉक्टरों से इलाज कराता है, अच्छी तरीके से टेस्टमेंट होता है। फिलहाल वो तीनों लोग बच जाते हैं। तब मदन अपने भाई से कहता है भैया आपने मुझे क्यों बचाया,
मैं वैसे भी इस दुनिया में नहीं रहने वाला। उसके बाद मेरी बेटियों को क्या होगा? दुनिया तो नोच खाएगी। इसलिए मैं अपनी जान और अपनी बेटियों की जान देने जा रहा था। काफ़ी लंबे समय से मैं इंतज़ार कर रहा था ताकि आप लोगों का एक बार दर्शन कर लूँ। आपकी बेटी जो सालू है, मैं उसका कम से कम एक बार उससे मिल लूँ। लेकिन आप लोग नहीं आए तो फिर मुझे मजबूरन यह काम करना पड़ा। अब यह बात जब मदन सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोने लगता है और सालू भी जब सुनती है तो वह अपने चाचा के गले से लिपट जाती है और गले से लिपट कर खूब फूट फूट कर रोती है। अपने चाचा से कहती है, चाचा अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा छोटा भाई जो आपका लड़का है उसको आपने कहाँ पर भेज रखा है? तब मदन कहता है, मैंने अपने लड़के को रिश्तेदारी में भेज रखा है ताकि कम से कम वह लड़का बच जाएगा। और यह दोनों लड़कियों को मैं साथ में लेकर इस दुनिया से जा रहा था। सालू कहती है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों को मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। मैं आप लोगों को साथ लेकर चलूँगी और आप लोग मेरे साथ रहिएगा। मगर मदन इस बात को मना करता है, कहता है, बेटी तुम नहीं समझते, तुम्हारी माँ कैसी है। अगर हम लोग तुम्हारे साथ चले जाएंगे तो तुम्हारी माँ तुम लोगों को जीना हराम कर देगी। लेकिन सालू कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उनको मेरे साथ रहना होगा तो रहेगी, नहीं रहना होगा तो वह फिर नाना नानी के पास चली जाएंगे। आप घबराइए नहीं, इतना कमा लेती हूँ कि मैं आप लोगों का खर्चा बहुत अच्छी तरीके से उठा सकती हूँ। फिर वह दोनों जिद करने लगते हैं। तब मदन और उसकी बेटियाँ और बेटे सभी लोग साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिलहाल सबको लेकर मुंबई में आती है। मुंबई में आने के बाद कुछ दिनों तक जो सुंदरी होती है वह तो कुछ भी नहीं बोलती। धीरे धीरे फिर उसका शुरुआत होने लगता है। तब तक जो सालू होती है वह इन लोगों के लिए एक फ्लैट किराए पर ले लेती है और वहीं पर इन लोगों को रख देती है और जो खुद सालू भी वहीं पर रहने लगती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो उसकी जो चचेरी बहनें थी उनको भी कहीं न कहीं पे काम पे लगा देती है। जो उनका चचेरा भाई था उसको भी कहीं न कहीं काम पे लगा देती है। फिलहाल यह सभी लोग काम करते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं। जो उसके चाचा की तबीयत खराब होती है, दोस्तों उसके चाचा के जो टीबी की बीमारी थी उसका भी इलाज कराती है। धीरे धीरे वह भी अच्छा होने लगते हैं। और उसके बाद जो सालू बड़ी थी लेकिन वह अपनी शादी नहीं करती है बल्कि अपने चचेरी बहन की शादी पहले करा देती है। कुछ पैसा अपना लगाती है, कुछ वह लोग इकट्ठा किए थे। इस तरीके से उसकी शादी हो जाती है। और दूसरी जो बहन है अभी उसकी शादी होनी बाकी है। सालू की शादी होनी अभी बाकी है। फिलहाल अभी यह सभी मुंबई में रह रहे हैं और अच्छी तरीके से ज़िंदगी अपनी बिता रहे हैं। दोस्तों यह रही कहानी। आपको कहानी कैसे लगी? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।